कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, जान भी उसे दे दूँ मैं वो किसी तरह मुझे आजमाए तो। बस आप बाकी सब के लिए मुझे दुआ भले कम दीजिए, एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन ऐसा दुआ दे दीजिए, बंगाली हूँ मैं, मेरी हिंदी कम से कम आप जैसे हो जाए, इतना दुआ आप ज़रूर दे दीजिए। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका सदाबहार नगमे रिजवान खान के साथ आप देख रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं और बहुत ज़्यादा उनके फैंस हैं, उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है बाबुल सुप्रियो साहब, जिनको आप सब जानते हैं, उनकी आवाज़ के आप सब दीवाने हैं। सबसे पहले बाबुल सुप्रियो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। आप हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ और इतना वक्त आपने हमें दिया। बहुत सॉफ्ट आवाज़ है बाबुल साहब की। हम सब जानते हैं कि जितने भी एल्बम्स लॉन्च किए हैं, गाने गाए हैं, वो सुकून देते हैं, सुकून बख्शते हैं। तो इसका राज क्या है? कि आप शुरू से ही बहुत ऐसे सॉफ्टनेस जो थी आवाज़ में वो थी, या ऐसा नहीं, जैसे जैसे आपको गाने मिलते हैं, जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर या मौके की नज़ाकत जो होती है, पिक्चर में जिस तरीके का सिचुएशन हो उस हिसाब से गाना पड़ता है। अब कहो ना पैर है बोलिए, हटा सावन की घटा बोलिए, मैंने कोई जादू नहीं किया, तेरा जादू चल गया, वो सब बुलंद आवाज़ में है। और रोमांटिक गानों की जहाँ तक बात आती है, भले वो सोचता हूँ उसका दिल हो, या सांसों को सांसों में ढलने दो ज़रा हम तुम हो, या चोरी चोरी चुपके चुपके हो, परी परी हो, तो इन सब गानों में सॉफ्ट सिंगिंग की ज़रूरत थी। तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो पिक्चर के डायरेक्टर जो है, वो आपको फिल्म में किस सिचुएशन में आपके गाने जो है वो आ रहे हैं, आपका गाना आ रहा है, तो वो आपको वो समझाते हैं और उसी सिचुएशन के साथ मैच करके आपको अपनी आवाज़ को उसी सिचुएशन में आपको ढालना होता है। बाबुल जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल से बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स हिंदी सिनेमा को मिले हैं या इंडस्ट्री को मिले हैं, उनमें से एक आप भी हैं। तो कभी कोई, जैसे मन्ना डे साहब या केसी डे साहब, तो कभी कोई आपके लिए इंस्पिरेशन बन के सामने आए या आपने कभी किसी को फॉलो किया? नहीं, ये बंगाल का एक ये राज है कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा खाना है, ऐसी कौन सी हवा की खुशबू है कि जो आवाज़ की जो मिठास है वो बंगालियों में काफ़ी मशहूर है। और आप देखिए, जिन लोगों को आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, जो लोग आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, मन्ना डे साहब हो, हेमंत कुमार जी हो, बाद में आप देखें तो शानू दा हो, अभिजीत दा हो, मैं, शान, श्रेया घोषाल, अलका जी भी बंगाल में ही बड़ी हुई है, किशोर कुमार साहब तो हैं ही हमारे। ऐसे कोई बंगाली सिंगर रहे नहीं होंगे जिनकी आवाज़ की खूबसूरती पे लोग अलग से चर्चा ना करें। तो शुरुआत के दिनों में मैं किशोर कुमार साहब को बहुत अपना आइडल मानता था। मेरे दादाजी एनसी बराल साहब बचपन में मुझे जो है, उन्होंने मुझे गाना सिखाने का काम, मुहिम उन्होंने, चैलेंज उन्होंने ले लिया था। 4.5-5 साल की उम्र से मैं गाने सीख रहा हूँ। लेकिन किशोर कुमार साहब के जो फ्री सिंगिंग था, जो उनकी एकदम बुलंद आवाज़ और एकदम खुले आवाज़ में गाते थे, उससे मुझे बहुत प्यार था। तो शुरुआत के दिनों में ऐसे बहुत किशोर कुमार साहब के गाने गाए। तो गाते गाते क्या होता है कि उनकी गायकी जो है, उसकी एक छवि जो है आपकी आवाज़ में वो झलकती है। तो जो रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, उनके सिंगिंग में, गायकी में वो झलकती है। मैंने किशोर कुमार साहब के बहुत गाए, तो हमेशा किशोर कुमार साहब को मैंने अपना आइडल माना है प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे। और मन्ना डे साहब की जो गले की जो गायकी थी, उनके जो इंडियन क्लासिकल में उनकी जो पकड़ थी, ये सारी चीज़ें जो है आपको काफ़ी लुभाती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बंगाल के होने के नाते इन लोगों की ना ही सिर्फ हिंदी गाने, बल्कि जो सैकड़ों हज़ारों
सुपर डुपर हिट बंगला गाने इन्होंने गाए हैं, सलील दा के लिए, सुदीन दासगुप्ता के लिए, नचिकेता घोष के लिए। इन गानों को भी मैं सीख पाया और इनको समझ पाया और उनको गा पाया। अब बात करें अगर रफ़ी साहब की, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी एक से एक हिट गाने गाए हैं, उनको भी वर्सेटाइल सिंगर कहा जाता था। तो क्या कभी ऐसा हुआ रफ़ी साहब को आपने सुना हो और रफ़ी साहब की कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो गायकी में? बहुत सुना। रफ़ी साहब ऐसे आप रेडियो आप चलाएं तो रेडियो में बचपन से भी हम जब गाने सुनते थे तो किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे, हेमंत कुमार, तलत महमूद, लता जी, आशा जी, यही तो गाने बजते थे। और बाद में ऐसा हुआ कि आपके पास चॉइस आ गया कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आपके पास जब कैसेट्स आने लगे, फिर LP रिकॉर्ड्स आने लगे, तो फिर आप पर्टिकुलर एक सिंगर का गाना आप चाहें तो एक के बाद एक 10 गाने आप सुन सकते थे। लेकिन जब गाना सुनना तो लोगों ने रेडियो से ही शुरू किया ना, तो रेडियो में तो ऐसे चॉइस नहीं हुआ करता था। तो आप जब रेडियो खोलें तो वही गाने आप सुनते थे जो उस वक़्त के हिट गाने होते थे। और रफ़ी साहब के तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे गाने हैं कि मतलब एक किशोर जी का गाना बजा, एक रफ़ी साहब का गाना बजा, एक मुकेश जी का गाना बजा, तो एक माहौल रूम के अंदर जो है माहौल ही बन जाता था। और मुझे याद है कि हम जब बैंडल में रहते थे बचपन में, गंगा किनारे हमारा घर था, तो 10:30 बजे के बाद रात को डैडी रेडियो में ना एक पर्टिकुलर स्टेशन पकड़ते थे जिसमें ऐसे एक के बाद एक गाने जो है नॉन स्टॉप बजता था। तो रफ़ी साहब के मतलब कितने गाने हैं, क्या हुआ तेरा वादा। अब ये गाना मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई था, जब तक ये गाना कोई उसको गा के नहीं सुनाता तब तक वो सोता नहीं था। तो ये उसके लिए लुलाबाई था कि उसको ये सुनाना ही पड़ता था। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो ये जो नज़ाकत जो है ये आसानी से नहीं आ सकती है। तो अब मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, आप देखिए सुन ही रहे, जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ में आ रही होगी। तो ये कोई आसानी से आवाज़ से नहीं निकलती है। जब अब इन गानों को आप बहुत बार सुने और उसको गाने के लिए सही रियाज़ आप करें तो ही जाके आप इन गानों को गा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है और खुशनसीबी की है कि ऐसे ऐसे सिंगर्स हमारे देश में हैं जिनको सुन के आप अपने आप को सही तालीम दे सकते हैं। अगर बात की जाए दो बहनों की, आपने कई सारे कॉन्सर्ट्स भी किए हैं आशा भोसले जी के साथ, बहुत और लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी। तो सबसे पहले बात करेंगे लता जी के बारे में। क्या कुछ कहना है लता जी के बारे में, कितना आप सुनते हैं? ये जो चांद है, चांद के ऊपर इतने गाने हैं, चांद हम जब देखते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं, रोमांस हमारे दिल में आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन चांद की जो रोशनी है वो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है। सूरज की किरणें जो है चांद पे गिरती है, वो शाइन होके चांद की रोशनी हमें मिलती है। वो एक्चुअली सूरज की किरणें हैं, चांद की खुद की लाइट नहीं है। तो वैसे ही लता जी ऐसे सूरज हैं जिनकी रोशनी बहुत सारे न्यूकमर्स पे गिरती है, सिंगर्स पे गिरती हैं, फिर उस रोशनी से, उस आशीर्वाद से वो अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। तो उनके बारे में जितना मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए, बस जिनकी आवाज़ में सरस्वती खुद बैठी हो तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे। और आशा जी भी वैसी है, उनके बारे में भी मैं आशा जी और लता जी में कोई अंतर नहीं देखता हूँ, बस नाम का फ़र्क है, आवाज़ की फ़र्क है। टैलेंट के हिसाब से हम सारे लोग ये मानते हैं कि अगर ये बंगाली में अगर आप कहें कि ये अगर रसगुल्ला है तो ये संदेश है। ये आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि रसगुल्ला ज़्यादा मीठा है या संदेश ज़्यादा मीठा है, रसगुल्ला ज़्यादा अच्छा है या संदेश ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे ही लता जी और आशा जी एक बंगाली के लिए संदेश और रसगुल्ला है। दोनों में कौन सा अच्छा है ये आप बोल नहीं सकते, क्योंकि दोनों अच्छे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आशा जी के साथ मैंने बहुत सारे शोज़ किए वर्ल्ड वाइड, अभी भी कभी कभी करता हूँ। तो अलग एक एहसास है, जो कहानी वो सुनाते हैं, जो पुराने दिनों की बात शेयर करते हैं, जो तजुर्बे शेयर करते हैं,
जो छोटे छोटे उनके साथ सेशंस होता है, कभी फ़्लाइट में, कभी बस में, कभी गाड़ी में, छोटे छोटे सेशंस होते हैं, छोटे छोटे हरकतें जो वो बताते हैं, बोलते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्या कहूँ, एक अनुभव है, तो एक्सपीरियंस है। और ये सब दिल में जो है सजा के रखने वाली चीज़ है। अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इन लोगों के साथ जो है काम करने का मौका मिला है। एक और आप ही की सरजमी के रहे हैं सिंगर हेमंत कुमार साहब, उनका जिक्र हुआ था। हेमंत कुमार साहब की आवाज़ बिल्कुल अलग थी, बहुत उनकी भी बहुत सॉफ्ट वॉइस थी और सुनने को बार बार दिल करता था उनके गाने। चाहे उनका म्यूज़िक सुन लीजिए, बंगाली फिल्म्स में इतना म्यूज़िक कंपोज किया उन्होंने, गाने गाए हैं, या हिंदी फिल्मों में अगर फिल्में बनाने की भी बात करें तो एक से एक फिल्म बनाई है, गाने भी बहुत हिट गाए हैं, और शुरुआती दौर में देवानंद साहब की आवाज़ भी रहे हैं। तो हेमंत कुमार साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? हेमंत कुमार जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। देखिए, हेमंत कुमार जी को हम बतौर सिंगर जो है, ज़्यादातर सिंगर के तौर पे हम बहुत बात करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, मन्ना दे खुद हैं, जो समझते थे कि जितने बड़े सिंगर थे हेमंत कुमार जी, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो। बहुत बेहतरीन सब गाने उन्होंने, हिंदी में तो है ही, बांग्ला में भी सुपर डुपर हिट सब गाने, धुन उन्होंने बनाया है। और आशा दीदी का जो बड़ा बेटा है, उनका नाम हेमंत है। और आशा दीदी ने ये बात हमें बताई थी कि इतना ज़्यादा प्यार था उनको हेमंत दादा की आवाज़ की क्वालिटी पे, जो वॉइस की जो क्वालिटी है उससे इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम हेमंत रखा। तो आप सोचिए, जिस आवाज़ से आशा भोसले जी को इतना प्यार हो कि अपने बेटे का नाम, वो बड़ा बेटा, पहला बेटा का नाम उसी नाम से रख दे, तो कितना एक बड़ी बात है। और देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी नॉन स्मोकर हूँ, नॉन अल्कोहल, मैं कम्प्लीटली टीटोटलर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंगरों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जो भी है स्मोकिंग, इट डेफिनेटली, आप सिंगर हों या ना हो, आपकी आवाज़ को, आपके फेफड़े को, आपके लंग्स को डेफिनेटली हर्ट करता है। ये तो साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन देखिए, अजीब सी बात है, जिन दो सिंगरों को हम आवाज़ की क्वालिटी के लिए जानते हैं कि इनकी आवाज़ जो है, आवाज़ की खूबसूरती के लिए दो लोग बहुत ज़्यादा जिन्हें हम प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, वो दोनों लोग चेन स्मोकर्स थे। एक हेमंत दादा, दूसरा तलत सब तो है ही, दूसरा जगजीत सिंह जी। अच्छा। दोनों चेन स्मोकर्स थे। तो ये एक अजीब फैलेसी है, अजीब एक मतलब क्या कहूँ, एक इट्स अ मिस्ट्री कि कैसे ऐसे हो सकता है कि जिन दो सिंगरों की आप कुछ लोग कहते हैं कि वो उनकी आवाज़ में जो एक स्मोकी रोमांस था, वो उस स्मोक की वजह से आया है। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद द ऑडियंस। ये तो हमें भी नहीं पता था ये बात। ये बड़ा, तलत महमूद साहब देखिए, वो आवाज़ की क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, आवाज़ की में जो सादगी थी, चेन स्मोकर। मुकेश जी आवाज़ की क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, चेन स्मोकर। आप पसंद किया करते हैं रोमांटिक गाने या बहुत ज़्यादा, जैसे हड्डा सावन की घटा, वो भी अपने आप में बहुत हिट गाना था? नहीं, पसंद मेरे ख्याल से हम इंसान होने के नाते हम एक पूरे दिन में अलग अलग टाइप के इमोशंस समय से गुजरते हैं। अब सैटरडे नाइट हो, वहाँ पे आपको डांस करना हो, अब तो फिर उसमें आपको डांस के गाने आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप चुपचाप बैठ के कहीं गाना सुन रहे हैं या कुछ चंद 4-5 लोगों को आप गाने सुना रहे हैं, साथ में एक पियानो हो, तो सॉफ्ट रोमांटिक गाने बहुत अच्छे हैं। तो महफिल में भी ऐसे मोमेंट्स बनते हैं। महफिल में भी जब हम लाइव शोज़ करते हैं तो कई बार हम 4-5 ऐसे डांस के गाने या फास्ट गाने, जो है सितारों की महफिल हो या ऐसे गाने, देखा जो तुझे या दिल में बजी गिटार जो गाना है मेरा, ऐसे गाने 4-5 साथ में गाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मूड चेंज करते हैं, फिर 3-4 रोमांटिक गाने साथ में गाते हैं। फिर अगर लोग किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद उस वक्त अगर रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप फिर किशोर कुमार के कुछ गाने आप सुनाते हैं। उसमें भी आप चाहें तो उनके डांस के गाने सुनाएं, फिर रोमांटिक गाने सुनाएं। तो ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे हर तरीके का गाना जो है वो पसंद करता है। और सुनना तो जहाँ पर सुनने की बात जहाँ पर आती है, मैं तो इंडियन से लेके वेस्टर्न सब कुछ सुनता हूँ। मेरी बेटी 16 साल की है, तो वो भी आज के एकदम लेटेस्ट गाने जो कल रिलीज़ हुए हैं, वो भी रात को मुझे लिंक भेज देती है कि डैडी इसे कुछ सुने।
तो आई एम कम्प्लीटली अपडेटेड विद व्हाट एवर इज हैपनिंग। अच्छा, एक बात और है आपके बारे में, ये एक तो ये फैक्ट है कि आप यंगेस्ट मिनिस्टर हैं और बहुत लोगों ने आपको मुबारकबाद भी दी, पसंद भी किया, इसलिए आप चुन करके आए, आपको चाहते हैं। यंगेस्ट मिनिस्टर तो डेफिनेटली स्मृति ईरानी जी है, बट हाँ जूनियर मोस्ट आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि शायद राजनीति में, शायद नहीं, सबसे कम समय मतलब 4 महीना हुआ था मैं राजनीति में आया था, और उसके बाद ही बॉस ने मुझे मिनिस्टर बना दिया, तो हाँ उस मामले में मैं जूनियर मोस्ट मिनिस्टर हूँ। तो क्या आपने ये आपका जो रूट था उस पर प्लान था आपका कि आप? बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो सराउंडिंग है, जो कायनात है, जो वो कभी कभी आपको कुछ सिग्नल्स देते हैं जी। तो हमारे एंटेना जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए, उस सिग्नल्स को आपको पकड़ लेना चाहिए। तो ये सही वक्त पर आपको लगता है जैसे ये स्क्रिप्ट आपने लिखी नहीं है, लेकिन शायद कोई किसी के दिमाग में कुछ है, भले आप उसे लक कहें, डेस्टिनी कहें, भगवान कहें, ऊपर वाले कहें, लेकिन कोई कुछ सोच रहा होगा आपके लिए। तो कई बार ज़िंदगी जो है आपको कुछ सिग्नल्स देती है। अब मुझे जो है, मैं मजाक में बोलता हूँ कि मुझे हमेशा झील दिखती है ना, तो उससे मैं खुश नहीं होता, मुझे झील के उस पार क्या है वो देखने की ख्वाहिश रह जाती है। तो ज़िंदगी जो है वो भी आपको कई बार बहुत सरप्राइज़ गिफ्ट्स दे देते हैं। तो ये समझ लीजिए ज़िंदगी ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। कई बार मैंने ज़िंदगी को सरप्राइज़ किया, बैंक की नौकरी छोड़ दी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, भाग गया बॉलीवुड। मेरे सिवा ऐसा कोई दूसरी शख्सियत नहीं था जो सोचते थे कि मैं ऐसा बिना किसी को जाने हुए बॉलीवुड जाके मैं अपने लिए मकाम बना पाऊँगा, किसी ने नहीं सोचा था। और मैं ये भी समझता हूँ कि सिंगिंग में मेरा करियर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैं सियासत में आ गया। मैं समझता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कई बार पिक्चर की सेकंड हाफ जब बहुत बेहतरीन होता है तब जाके पिक्चर हिट होती है। तो नेवर नो, मेरे सिंगिंग के फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली है, लेकिन आप कह नहीं सकते, हो सकता है सेकंड हाफ उससे भी बेहतर हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं और आपको चुन करके लेकर आए हैं, और उनकी उम्मीदें भी हैं आपसे। तो हमारी दुआ भी है आपके साथ, और आपको हम ये कहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें, इस दुआ के साथ कि आगे आपको और कामयाबी मिले सियासत की दुनिया में भी, और गायकी में तो मिली है, लेकिन जो सेकंड हाफ आप बता रहे हैं उसमें भी आपको इंशाल्लाह खूब ज़्यादा और कामयाबी मिले। अब हम शुक्रिया करेंगे जाने से पहले आपका, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आपका अपना ही कोई गाना जो आपको ख़ुद बहुत अच्छा लगता हो, अगर अपनी आवाज़ में, क्योंकि अभी तक हम सुन नहीं पाए कोई गाना आपकी आवाज़ में, क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है। हाँ, मुझे इस चीज़ का दुख है। मैं कभी आपके लिए एक अलग सा प्रोग्राम करके दूंगा जिसमें मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक पियानो के साथ आपको 6-7 गाने सुना दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। और सही में क्या होता है कि देखिए, कई बार जब आप ऑडियंस के लिए आप गाते हैं तो कहीं आपका आवाज़ अगर साथ ना दे तो नहीं, खुद थोड़ा मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि लगता है कि इतने फेमस गाने, भले किशोर कुमार साहब की भी कोई गाना अगर मुझे आप गाने के लिए कहें तो आवाज़ चलेगी नहीं, आवाज़, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो एक गाना मैं ज़रूर गाऊंगा, क्योंकि किशोर कुमार साहब की मैंने बात की कि कई बार घर आके जब मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे बाहर जब अंधेरा और नज़ारा दिखता है तो बस यही लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर अपना खुद के गाने आप गाने के लिए कहेंगे तो मेरे ख्याल से हम जब हम नहीं को एक तो गा ही देता हूँ। ओरिजिनल गाना तो लोग सुन ही लेंगे, ओरिजिनल गाने तो सब जगह में अवेलेबल है, आप ख़राब आवाज़ में भी सुन ले। ये गाना जब पब्लिक के पास जाता हूँ तो सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, जान भी उसे दे दूँ मैं वो किसी तरह मुझे आजमाए तो, आए तो। एक बार फिर दुआ के साथ रुखसती लेना चाहते हैं आपसे कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करें, और ये तो एक शुरुआत है, ये तो अभी बिगिनिंग है, और आपकी जो
सफ़र है वो कभी ख़त्म ना हो, ऐसे ही चलता रहे। बस आप बाकी सब के लिए मुझे दुआ भले कम दीजिए, एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन ऐसा दुआ दे दीजिए, बंगाली हूँ मैं, मेरी हिंदी कम से कम आप जैसे हो जाए, इतना दुआ आप ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी है आपसे मिलकर। तो नाज़रीन, ये थे बाबुल सुप्रियो जी हमारे साथ, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की महान गायक के बारे में, और थोड़ी सी बात सियासत पर भी हुई। तो उम्मीद करते हैं ये शुमारा आपको बेहद पसंद आया होगा, और फिर से दोबारा कभी मुलाकात करेंगे अपने शो में बाबुल सुप्रियो जी के साथ, जिन्होंने वादा किया है कि वो गाने सुनाएंगे। आज आवाज़ उनकी ठीक नहीं रही है, लेकिन फिर भी जितना वक्त आपने दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉमिस है। बहुत बहुत शुक्रिया।